देखिए, ये केमिस्ट्री का अगला टॉपिक है आपका। अगला टॉपिक क्या है, देखिए, पार्ट्स पर मिलियन। क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी इसको बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन जो होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। किसी किसी विलियन के 106, यानी कि किसी विलियन के 10 की पावर 6। क्या है ये? कि किसी विलियन के 10 की पावर 6, यानी कि 10 लाख। क्या है? 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय। क्या है? ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। क्या होता है कि भागों की संख्या, यानी पदार्थ के भागों की संख्या क्या कहलाती है आपकी? पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। सिर्फ इतना याद रखना आपको कि पदार्थ के भागों की संख्या क्या कहलाती है आपकी? पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है आपका कि पीपीएम बराबर, क्या दिया आपको? पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलियन का द्रव्यमान, और इंटू में आपका लगा है 10 की पावर 6, और ये क्या है आपका? 10 लाख। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगला देखिए, आपको इसी डेफिनेशन पे हमने एक न्यूमेरिकल निकाला है, उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्या है आपका न्यूमेरिकल कि 9.6 इंटू 10 की पावर -3 क्या है? जीएम, यानी कि ग्राम। O2 दिया है आपको, ऑक्साइड, और ये कह रहा है आपसे समुद्री जल के प्रति केजी का मतलब है कि प्रत्येक किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के प्रति केजी में घुली, यानी प्रत्येक किलोग्राम में घुली है। तो O2 की, ये कह रहा है आपसे O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात करनी है। क्या करना है आपको कि आपको 9.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम आपको क्या दिया है? ऑक्साइड, और ये कह रहा है आपसे कि जो आपका समुद्र का जल है उसके प्रति किलोग्राम जल में आपको क्या करना है? O2 की सांद्रता ज्ञात करनी है, वो भी ppm में आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? विलेय का द्रव्यमान जो घोलने के लिए है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया आपको? 9.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, ये है। दूसरा आपका विलियन का द्रव्यमान कितना दिया आपको कि प्रति केजी बोला है, तो उसको हम 1 केजी मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 केजी। और 1 केजी यानी 1 किलोग्राम में आपका कितना होता है कि 1000 ग्राम होते हैं। कितना? 1000 ग्राम होता है। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, पीपीएम बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान। क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलियन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर कितनी आपकी? 6 दिए है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है आपका? पीपीएम सेम रहेगा। जो आपका विलेय का द्रव्यमान है वो कितना है आपका? 9.6 इंटू 10 की पावर -3। तो क्या लिखेंगे? 9.6 इंटू 10 की पावर -3 लिखेंगे। अपॉन में देखिए बट्टे में क्या आएगा आपका कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया आपको? प्रति केजी, यानी कि 1 केजी दिया है, और इसमें कितने होते हैं आपके? 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया? 1000 ग्राम नोट कर दिया, और इंटू में 10 की पावर 6 को 10 की पावर 6 लिख दिया। अब देखिए आगे क्या आपका कि 9.6 इंटू 10 की पावर -3 रहेगा, इसको ऊपर ही कर देंगे तो 10 की पावर आपका 6 रहेगा। बट्टे में क्या आएगा आपका? 1000। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है कि 9.6 इंटू 10 की पावर -3 को सेम रखा, इंटू में मैंने इसको 10 की पावर 6 को भी सेम ही रखा है। अपॉन में देखिए यहाँ पर कितनी जीरो आपके? 1 2 3। तो क्या करेंगे? 10 की पावर 3 बना लेंगे। क्या कर लेंगे कि जो आपकी 10 की पावर वो आपकी 3 बन जाएगी। तो 10 की पावर 3 मैंने यहाँ बना ली। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे कि 9.6 इंटू 10 की पावर कितनी आपकी? 6 तो यहाँ रखा, जो आपकी माइनस की वैल्यू है मैंने इसको नीचे कर लिया। क्या कर लिया? नीचे कर लिया इसको। तो ये क्या होगा? 10 की पावर 3 तो पहले से है, ऊपर से माइनस की आएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस की। तो 10 की पावर 3 ये भी हो जाएगी। फिर बराबर में क्या करेंगे? 9.6 इंटू 10 की पावर आपकी 6 रहेगी, बट्टे में देखिए 3 इसकी और 3 इसकी है, जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो बन गया आपका। अब देखिए क्या करें? 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 को क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? 9.6 बचेगा, वो भी किस में? पीपीएम की सांद्रता में आपका बचेगा। देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक आपका पार्ट्स पर विलियन है। क्या है? पार्ट्स पर विलियन है, यानी पार्ट्स पर विलियन। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पीपीपी, यानी 3 बार पीपी बोलेंगे इसको। ठीक है। अब देखिए क्या है? पार्ट्स पर विलियन है आपका, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो डेफिनेशन है आपकी किसी विलियन के 10 की पावर 9, क्या है? 10 की पावर 9 भागों में उपस्थित, 10 की पावर 9 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाती है? पीपी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? पीपीपी कहलाती है, यानी क्या है? पार्ट्स पर विलियन कहलाती है। क्या कहलाती है? वो भी कौन कहलाता है आपका? किसी विलियन के, यानी 10 की पावर 9 भागों में उपस्थित विलेय के भागों
की संख्या क्या कहलाती है? पार्ट्स पर विलियन कहलाती है। ये देखिए पार्ट्स पर विलियन कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या है आपका? इसका फॉर्मूला आपका है पीपीपी, यानी किसका? पार्ट्स पर विलियन। पार्ट्स पर विलियन का फॉर्मूला है आपका क्या है? विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलियन का द्रव्यमान इनटू क्या दिया आपको? 10 की पावर 9, यानी इस भाग को आपको ज्ञात करना है। 10 की पावर 9 जो आपकी है उसको ज्ञात करना है। अगली हेडिंग आपकी मोलरता। क्या है मोलरता? इसको एम से दर्शाएंगे। इसमें क्या लिखा आपका? किसी विलियन के प्रति लीटर, किसी विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अगला दिया आपको मोलों की संख्या क्या होती है? आपकी एन होती है। इसका फॉर्मूला होता है आपका विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलेय का अणुभार। दूसरा आपका जो मोलरता होता है उसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलियन का आयतन, वो भी लीटर में होता है। क्या? नार्मलता। क्या होती है आपकी? नार्मलता। इस नार्मलता को किससे दर्शाते हैं हम? एन से, कैपिटल एन से दर्शाते हैं इसको। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है आपकी? किसी निश्चित ताप पर विलियन के 1 लीटर में क्या है कि किसी निश्चित ताप पर, यानी जो हीट होती है आपकी, जो गर्म करते हैं उसकी बात कर रहा है, तो क्या करें? किसी निश्चित ताप पर विलियन में या विलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलियन की क्या बोलते हैं हम? नार्मलता कहा जाता है। किस पर कहते हैं कि मान लीजिए कोई आपने टेम्परेचर रखा है, वो टेम्परेचर आपका फिक्स होना चाहिए कि इतने डिग्री का टेम्परेचर हम रखेंगे। अब उस टेम्परेचर में क्या करना है हमको कि विलियन की 1 लीटर में, फिर क्या करेंगे? उस टेम्परेचर पे हम 1 लीटर, मान लो कोई पानी या कुछ भी रखा हमने 1 लीटर, अब 1 लीटर में घुलित विलेय, अब कुछ चीज है कि 1 लीटर जल हो या कुछ भी हो, उसमें हमको क्या करना है? उसको घोलना है किसी पदार्थ को। तो क्या करें? उसके ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की उस ताप पर विलियन की क्या कहलाती है? आपकी नार्मलता कहलाती है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है आपका कि नार्मलता यानी कि एन बराबर, ठीक है, नार्मलता एन यानी कि बराबर में क्या दिया आपको कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या दिया आपको कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे में आता है आपका क्या? विलियन का आयतन। क्या आता है? विलियन का आयतन। वो भी किस में आता है? आपका लीटर में। जो आपका विलियन होता है उसका आयतन आता है आपका लीटर में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या दिया आपको? देखिए नार्मलता दिया है, यह आपको दिया है नार्मलता, और ये भी आपको नार्मलता दिया है। ये कैपिटल एन, यानी इसका नार्मलता क्यों है? ये डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन नार्मलता के आपके फॉर्मूले हैं। एक बार आपको मिलीलीटर में करके दिखाया, दूसरा इसको कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको इसमें। तो देखिए नार्मलता का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला है आपका कि विलेय के ग्राम, क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जिसको हम क्या करते हैं कि फिक्स टेम्परेचर पर रखते हैं, तब उसकी नार्मलता को पता करते हैं। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे में आता है आपका विलियन का आयतन, वो भी किस में आता है? आपका मिलीलीटर में। किस में आता है? मिलीलीटर में। और इंटू में क्या आता है आपका? 1000। कितना? 1000। यहाँ कुछ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1000 है, सूत्र आपका डिफरेंट हुआ। इस तरीके से आपको देखना है, यानी आपके 2 फॉर्मूले हो गए। अगला है देखिए आपका क्या कि मूल प्रभाज आपकी हेडिंग है। क्या है? मूल प्रभाज। अब ये मूल प्रभाज क्या होता है इसको पता करना है। तो देखिए आप देखते हैं कि मूल प्रभाज हमारा क्या होता है। मूल प्रभाज में देखिए क्या लिखा आपका कि 1 बिलियन में, क्या 1 बिलियन में किसी घटक के, 1 बिलियन में किसी घटक के मूलों की संख्या तथा क्या है कि किसी, यानी 1 बिलियन में किसी घटक के मूलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, क्या है? कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का हम क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला दिया है आपको, वो क्या होता है आपका कि एक घटक का मूल प्रभाज, किसका? एक घटक का मूल प्रभाज बराबर होता है घटक के मूलों की संख्या। क्या होता है? घटक के मूलों की संख्या। और बट्टे में क्या होता है आपका? विलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। क्या है? जो आपका विलियन होता है उसमें उपस्थित कुल मूलों की संख्या, ये होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए अब आती है आपकी क्या हेडिंग है? विलेयता। क्या है आपकी? विलेयता। ये विलेयता और विलियन में क्या अंतर होता है इसको हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं हम ये विलेयता क्या होती है आपकी, इसको देखते हैं। तो विलेयता की देखिए आप परिभाषा लिखिए, क्या है आपकी? किसी पदार्थ की, क्या है? किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा
मात्रा जो निश्चित ताप पर क्या करेगी, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, किसमें, 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या है आपका, कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, यानी कोई भी पदार्थ हो, अधिकतम उसकी मात्रा हो आपकी, यानी कोई भी पदार्थ आप लीजिए लेकिन उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए, यानी अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर क्या करती है कि 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। क्या करती है कि 100 ग्राम जो आपका विलायक होता है उसमें घुल जाती है। घुलने के बाद में क्या है कि घुल जाती है, तो उस पदार्थ की विलेयता जो मिलने के बाद में कहलाती है, वो क्या कहलाती है कि उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या करती है, घुलने के बाद उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अगला देखिए, आगे है आपका इंपोर्टेंट है ये आपका इंपोर्टेंट है, क्या है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम में देखिए क्या है, क्या कहता है आपका हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार क्या करना है, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता, क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के, किसके, गैस के दाब के कैसी होती है आपकी, समानुपाती होती है। कैसी होती है आपकी, समानुपाती होती है। इसको क्या दर्शाते हैं हम कि m प्रोपोर्शनल p, या इसे अल्फा भी बोलते हैं, तो m प्रोपोर्शनल p या m समानुपाती p, यानी लेकिन इसको हम बोलेंगे m प्रोपोर्शनल p बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जब हम इसको प्रोपोर्शनल वाले चिन्ह को हटाएंगे, यानी व्युत्क्रम वाले चिन्ह को हटाएंगे, तो क्या मिलेगा, m बराबर, यानी m इक्वल टू आपको kp मिलेगा। क्या मिलेगा, kp, और k क्या होता है आपका, नियतांक होता है। देखिए यानी समानुपाती स्थिरांक होता है आपका k। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो जहां लिखा है मैंने शॉर्ट में आपका कि जहां पर जो आपकी m है वो क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, जो आपका k है वो क्या है आपका समानुपाती स्थिरांक है, और जो आपका p है वो क्या है आपकी साम्य अवस्था पर गैस का दाब, जो समान अवस्था है उस पर क्या है, गैस का दाब यानी कि प्रेशर है। अब देखते हैं थोड़ा सा और है इसके नीचे आपका, यदि ये कह रहा है आपसे, यदि विलेयता को विलयन में क्या करेंगे, विलयन में गैस के मूल अंश के रूप में, गैस के मूल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो क्या करेंगे, व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसी गैस वाष्प अवस्था में, यानी जो कोई भी गैस होगी आपके वो क्या करेगी कि वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी दाब क्या होता है आपका P, और P फॉर क्या होता है आपका प्रेशर, आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मूल अंश, यानी क्या होता है आपका गैस, वो भी किसमें, गामा गैस, तो मूल अंश के कैसी होती है आपकी समानुपाती होती है, यानी समानुपाती स्थिरांक क्या होता है आपका k होता है, और ये क्या होती है उसके मूल अंश यानी गैस के कैसी होती है आपके समानुपाती होती है। आपको इनको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। m क्या होती है कि घुली हुई गैस की मात्रा, p क्या होता है आपका साम्य अवस्था पर गैस का दाब होता है, और आपका जो k होता है वो क्या होता है आपका समानुपाती स्थिरांक होता है। देखिए अब आता है आपका क्या, हेनरी के नियम की सीमाएं आती हैं। अभी आपका हेनरी का नियम हो गया, अब आपके हेनरी के नियम की सीमाएं आती हैं। तो जानते हैं क्या क्या सीमाएं हैं और किस किस चीज पर ये लागू होता है और किस किस चीज पर ये लागू नहीं होता है। आइए चेक करते हैं। देखिए पहला दिया आपको क्या, हेनरी का नियम, यानी हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर क्या होता है, लागू नहीं होता, यानी जितना कम यानी बहुत कम ताप होगा तो उस पर इसका नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा आपका क्या है, दाब का मान, किसका, प्रेशर का, दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी ये कार्य नहीं करता। अगर मान लो किसी चीज पर आपने ज्यादा प्रेशर दिया या ज्यादा दाब लगाया तो क्या करेगा, ये फिर भी आपका काम नहीं करेगा या लागू नहीं होगा, हेनरी का नियम, ठीक है। आइए तीसरा नियम देखते हैं। ये कह रहा है आपसे, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। क्या होता है कि यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है, तभी क्या होगा, ये नियम आपका लागू होगा। अगला नियम है आपका, देखिए चौथा है, यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिसमें विलेय
जिसमें विलय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। क्या करता है कि ऐसे नियमों पर ये कभी लागू नहीं होगा जिस पर क्या करेगा, जो आपका विलायक है वो कभी किसी से रासायनिक अभिक्रिया करे तो ये उन पर लागू नहीं होगा। आपका हेनरी का नियम कंप्लीट हो गया। हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई आपकी, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। बस क्या करता है कि अगर बहुत कम ताप होगा तो ये लागू नहीं होगा आपका। अगर मान लो किसी चीज पर आपका जो दाब है अगर वो अधिक होगा ज्यादा, तब भी ये आपका लागू नहीं होगा। अगर किसी चीज पर मान लो कि ये कब लागू होता है कि जब गैस की जो विलयता होती है उसका मान कैसा होता है, विलायक में बहुत कम होगा, तब जाके ये क्या करेगा, अपना काम चालू करेगा, यानी तब ये नियम आपका लागू होगा। और जो आपका पॉइंट लास्ट में दिया था उसमें क्या दिया था कि विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें ये विलय विलायक से क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं।